कि हमारे दोनों मेहमान जो हैं इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि ये लोग लगातार सालों से चुनाव पर नज़र रखे हुए हैं और इनका जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अमिताभ जी, तो आज के एपिसोड की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या ये कह सकते हैं कि जो पश्चिम है वहाँ पर लड़ाई जो है वो थोड़ी कठिन नजर आ रही है, वहां पर एक मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी क्षेत्रों में तो कोई मुकाबला भी उस तरह से देखा जाए आंकड़ों में तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर 2014-19 देखेंगे तो लार्जली हर क्षेत्र में, भले वो मुंबई कोंकण क्षेत्र हो, मराठवाड़ा, विदर्भ, नॉर्थ और पश्चिम क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को बढ़त थी। पश्चिमी महाराष्ट्र जो है वो एनसीपी का गढ़ माना जाता है, वो शरद पवार जी का एरिया माना जाता है। लेकिन अब इतने सारे स्प्लिट हो गए हैं क्योंकि एनसीपी में 2 भाग हो गए और शिवसेना में भी 2 भाग हो गए हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो पार्टीज की अलग अलग क्षेत्रों में वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। हिस्टोरिकली मुंबई कोंकण क्षेत्र में शिवसेना का बोलबाला रहा है, विदर्भ में कांग्रेस और भाजपा के बीच में लड़ाई रही है, वहीं पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी और भाजपा के बीच लड़ाई रही है, मराठवाड़ा में फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई रही है। तो बड़ा दिलचस्प होगा इस बार देखना, क्योंकि दोनों ही दल शिवसेना और एनसीपी में स्प्लिट हुआ है। अब किस किस रीजन में अपनी पकड़ या तो उद्धव ठाकरे या तो शिंदे सेना या तो अजित पवार या तो शरद पवार बना के रख पाते। बिल्कुल। मनीषा जी, अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र के जगहों की अगर बात करें, पुणे है, अहमदाबाद है, सोलापुर है, सांगली है, बारामती है, जहां पर हम जानते हैं कि भाभी और ननन जो है वो आमने सामने हैं, सुप्रिया सुले हैं, सुनेत्रा है, यहाँ पर कोल्हापुर है, माढ़ा है, सतारा है, शिरडी है। तो क्या वाकई में यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि अजित पवार जो है वो भी जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, संगठन पर पकड़ अपनी रखते हैं, क्या वो शरद पवार के लिए यहाँ पर अपने गढ़ को बचाना आसान हो पाएगा? देखिए, ये सवाल अंत तक सवाल बन के ही रहेगा। जब तक कि हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक हम इसके सामने क्या लगा के ही पूछेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो इन आंकड़ों को देखने से एक बात स्पष्ट होती है कि विनिंग हॉर्स जो है इसमें बीजेपी है ओवर टाइम, और जो दिल के 1000 टुकड़े हुए हैं उसमें से एक शिवसेना जो है उसकी ग्राफ भी वैसे ही बढ़ती हुई रही है जैसे कि भाजपा की रही है। लेकिन शिवसेना में विभाजन है, तो शिवसेना के असली एसेट्स किधर जाएंगे ज़्यादा, और जो एनसीपी के एसेट्स हैं वो आप जैसे पूछ रही हैं, सही सवाल आपका है, वेस्टर्न महाराष्ट्र जहाँ है वहाँ किस तरह की लड़ाई होगी। अब वहाँ आप चाहिए तो मैं कुछ भी बोल दूँ, लेकिन सवाल ये है कि पिछले बार चुनाव जब हुआ उस समय एक बहुत भावुक शरद पवार जो हैं वो कराड़ में एक रैली हुई, बिजली कड़क रही थी और एक भावुक भाषण दे करके उन्होंने इसको निकाला। तो मैं इस बात को ये मानती हूं कि वैसे भी एनसीपी में एक थकाव सा है, उस राजनीतिक दल में स्प्रेड अब नहीं है, लीडरशिप जो है वो एक लिमिट पे पहुंच चुकी है। तो दोनों में से किस दल को जनता जो है वो असली एनसीपी मानेगी? क्या शरद पवार की भावुकता पर फिर जाएगी? क्या सुप्रिया सुले जो है वो अजीत पवार पे भारी पड़ेंगी? अभी भी आपसी जो संबंध है, कई लोग ये भी कहते हैं कि देखिएगा अंत में ये एक हो जाएंगे कि परिवार इनके एक है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जो है शुरू से अंत तक भावुक ही भावुक है। बिल्कुल। और कई लोग अभी भी कहते हैं कि देखिए वो भाभी जो है वो तो सुप्रिया के सामने कुछ बोलती नहीं है, लेकिन इन बातों का राजनीतिक मायने कुछ होता नहीं है। तो जनता इसका क्या आकलन लगाती है और किन बातों पर निर्भर होकर अपना चुनाव देती है, मत डालती है, ये महत्वपूर्ण होगा। और एक बात महत्व की यह है कि जनता जब अपना मत डालती है तो देखती है कि कौन सा धड़ा आखिर जीतने जा रहा है, और वो अपने मत को बर्बाद नहीं करना चाहती, वो अपने राजनीतिक आकलन के हिसाब से चलती है आगे। बिल्कुल। तो महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो पत्रकारों के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए पिछले कुछ सालों से तो काफी सस्पेंस वाली रही है और दिलचस्प भी होती जा रही है, क्योंकि कब कौन सी पार्टी किस पाले में चली जाएगी, कब कौन सा धड़ा जो है वो अपनी पार्टी से अलग हो जाएगा, ये यहाँ पर समझना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से अपनी अपनी पकड़ के जो क्षेत्र हैं, क्या उनमें ये वापसी कर पाएंगी सभी पार्टियां, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।